हम सभी ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, मूडीज आदि कंपनीज में वॉरेन बफेट के सफल इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना है। बफेट एक शानदार इन्वेस्टर होने के अतिरिक्त अपने लेटर्स, एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग्स, इंटरव्यूज आदि के जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ अपनी सीख साझा करते हैं। बफेट स्कूल ऑफ विजडम हमारे पसंदीदा कोट्स में ये शामिल है। इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स बट इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। यानी अपनी गलतियों से सीखना अच्छा है, बेहतर यह है कि दूसरों की गलतियों से सीखें। और उनकी एडवाइस का पालन करते हुए इस वीडियो में हम उन 7 बड़ी गलतियों यानी ब्लंडर्स की जांच करेंगे जो मिस्टर बफेट ने की है और हम उनसे क्या सबक ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे की 1993 की डेक्स्टर शू कंपनी की खरीदारी को अब तक की गई अपनी सबसे खराब डील बताया। वास्तव में उन्होंने इस प्रोसेस में एक नहीं बल्कि कई बड़ी गलतियां की। पहली गलती डेक्स्टर के प्रोस्पेक्ट को लेकर उनका मिस कैलकुलेशन था। आप देखें कि जहां बर्कशायर ने डेक्स्टर को इसके हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के कारण खरीदा था, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि कंपनी के सामने चीन जैसे देशों से इंपोर्ट किए जा रहे सस्ते जूते के साथ कंपटीशन करने का खतरा मंडरा रहा है। बफेट ने 1999 के अपने लेटर में इसका नोट बनाया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि घरेलू उत्पादों के सामने शू बिजनेस में प्रभावी रूप से कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में खरीदे जा रहे 1.3 बिलियन शू पेयर्स के लगभग 93% विदेशों से आ रहे हैं। इसलिए पहला सबक यह है कि किसी भी कंपनी के लिए एक टिकाऊ कॉम्पिटिटिव लाभ अब अच्छा भर नहीं रह गया बल्कि अनिवार्य हो गया है। बफेट ने डेक्स्टर शू डील में जो दूसरी गलती की वो ये है कि इसे कैश का उपयोग करने के जरिए नहीं खरीदा गया था, बल्कि $433 मिलियन के बराबर के बर्कशायर हैथवे स्टॉक का उपयोग करने के द्वारा इसकी खरीद की गई थी। अब बर्कशायर हैथवे के क्लास ए शेयर का एक शेयर 1993 में लगभग $15,000 के बराबर का था और अब इसका वैल्यू $5,17,000 आंका जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि डेक्स्टर के मूव से बर्कशायर के शेयर धारकों को एक कंपनी के लिए $433 मिलियन की लागत नहीं पड़ी, जिसकी कीमत न के बराबर थी। लेकिन वास्तव में बर्कशायर के स्टॉक का यूज करने के द्वारा इसे भुगतान करने की गलती से बर्कशायर के शेयर धारकों को $15 बिलियन का एक प्रिंसली सम अदा करना पड़ गया। बेशक इससे हम यह सबक सीख सकते हैं कि रिस्की बेट लगाने के लिए अपने विनर्स को कभी भी सेल ना करें। टेस्को एक यूके बेस्ड ग्रोसरी चेन है और 2012 तक बर्कशायर हैथवे के पास बिजनेस के 5% से अधिक की ओनरशिप थी। 2013 तक यह स्पष्ट हो रहा था कि टेस्को के साथ कुछ गलत था और बर्कशायर ने तब तक अपनी शेयर होल्डिंग को 3.7% तक कम कर दिया था। हालांकि यह अभी भी लगभग $1.7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता था। अगले कुछ महीनों के दौरान टेस्को के शेयर्स की कीमत में गिरावट बनी रही। घटती बिक्री और डिस्काउंट रिटेलर से बढ़ते कंपटीशन की वजह से इसमें लगभग 50% तक की कमी आ गई। उसी समय टेस्को ने प्रॉफिट वार्निंग भी जारी की और अगर यह पर्याप्त नहीं था, एक अकाउंटिंग स्कैंडल भी हो गया और कंपनी का ब्रिटेन के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। अब टेस्को के मामले में बफेट की गलती यह थी कि उन्होंने संकेतों को पढ़ने के बावजूद बर्कशायर की 3.7% की शेष हिस्सेदारी को बेचने में देरी की। उनके अपने शब्दों में वो बोलते रहे कि इस देरी की वजह से बर्कशायर को $444 मिलियन के बराबर का नुकसान उठाना पड़ा। हमारे लिए यहां सबक यह है कि इन्वेस्ट करने के लिए कन्विक्शन जरूरी है। सरल भाषा में कहा जाए तो बिना कन्विक्शन के इन्वेस्ट ना करें। अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं है तो किसी स्टॉक को होल्ड ना करें। वॉरेन बफेट बिना चार्ली मंगर से कंसल्ट किए शायद ही कभी इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जैसा कि 2013 के उनके पत्र से पता चला, एनर्जी फ्यूचर होल्डिंग्स की उनकी $2.1 बिलियन की परचेज ऐसा ही एक उदाहरण था जो $873 मिलियन की एक गलती भी साबित हुई। आप देखें कि एनर्जी फ्यूचर होल्डिंग्स ने बिजली पैदा करने के लिए कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स पर भरोसा किया और बफेट द्वारा 2007 में अपने हाई यील्डिंग बॉन्ड्स की खरीद एक दाव था कि नेचुरल गैस की कीमत बढ़ेगी, जिससे कोल बेस्ड बिजनेस और अधिक कंपिटिटिव और प्रॉफिटेबल हो जाएगा।
लेकिन बदकिस्मती से वास्तव में नेचुरल गैस की कीमत 2007 के इसके स्तर से गिर गई, जिससे कंपनी को एनर्जी फ्यूचर्स में भारी नुकसान हुआ और अंततः कंपनी को 2014 में बैंकरप्सी की घोषणा करनी पड़ी। इन सब के अंत में बर्कशायर ने $873 मिलियन के नुकसान के साथ 2013 में $2.1 बिलियन के बराबर के बॉन्ड बेच दिए। वॉरेन बफेट ने घोषणा की कि उन्होंने ट्रांजैक्शन की गेन लॉस संभावनाओं का गलत अनुमान लगाया था और एक सबक का हवाला दिया कि बड़े फैसले लेते समय हमेशा बिजनेस पार्टनर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सेकंड ओपिनियन लेना ही अच्छा होता है। हमारे विचार से इस एपिसोड से हम कुछ और भी सबक ले सकते हैं। पहला, प्रेडिक्शन की वैल्यू है, जो नेचुरल गैस या ऑयल या गोल्ड या यहां तक कि इंडिविजुअल स्टॉक जैसी चीज के लिए भी बहुत महंगा पड़ सकता है अगर आपने गलत ट्रांजैक्शन किया हो तो। अब ये थोड़ा उलट लग सकता है, लेकिन हम जो पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रूप में हमें और अलग अलग एसेट के बजाय एक पोर्टफोलियो के रूप में अपने वेल्थ के इवैल्यूएशन और ग्रोथ पर अधिक जोर देना शुरू करना होगा। अगर ये आपकी समझ में आता है तो ईटी मनी जीनियस को जरूर एक्सप्लोर करें, जो 6 डिफरेंट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी पर काम करता है और इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में उपलब्ध है, जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। एक दूसरा सबक जो हम एनर्जी फ्यूचर होल्डिंग्स की गलती से ले सकते हैं वो है हाई यील्डिंग जंक बॉन्ड्स खरीदने की उपयोगिता। देखिए, बर्कशायर हैथवे एक बहुत बड़ा ग्रुप है और वो इस प्रकार के हाई रिस्क हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने की कोशिश में कुछ पैसे का नुकसान सह सकता है। बहरहाल, आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह का डिफॉल्ट फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है और उस संदर्भ में निश्चित रूप से इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से दूर रहने की कोशिश करें जहां कैपिटल पर रिटर्न डाउटफुल हो। – 2011 में वॉरेन बफेट और बर्कशायर हैथवे की काफी आलोचना हुई जब यह पता चला कि डेविड सोकोल, जो बर्कशायर की कई सब्सिडरीज के चेयरमैन थे, उन्होंने बफेट के सामने एक संभावित टेक ओवर टारगेट के रूप में लुब्रिजॉल कॉर्पोरेशन को रखा था, जबकि वो उस केमिकल कंपनी में स्टॉक के मालिक थे। मिस्टर सोकोल द्वारा अपने स्टॉक ओनरशिप का बफेट के सामने नॉन डिस्क्लोजर बर्कशायर के इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन था और जबकि बर्कशायर ने लुब्रिजॉल को लगभग $9 बिलियन में खरीदा था, डेविड सोकोल ने भी इस ट्रांजैक्शन से करीब $3 मिलियन कमाए। बर्कशायर की इस मामले में आंतरिक जांच से पता चला कि सोकोल ने जानबूझकर अस्पष्टता बनाए रखी कि उन्हें किस प्रकार इन स्टॉक्स की ओनरशिप प्राप्त हुई और उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने इन शेयर्स की खरीद बैंकर्स से मिलने के बाद की थी जो एक्विजिशन प्रपोजल लेकर आए थे। बफेट के अपने शब्दों में यह सिंपल एथिक्स की बात थी, लेकिन यह ऐसा स्टेटमेंट था जो शुरू में यह स्वीकार कर लेने के बाद आया था कि यहां किसी ने भी गलती नहीं की थी। हमारे विचार से डेविड सोकोल और वॉरेन बफेट दोनों ने ही गलतियां की थी और यहां सीखने के लायक सबक यह है कि किसी पर भी अत्यधिक विश्वास न करें। इसलिए एक चेकलिस्ट रखें, एक प्रोसेस को फॉलो करें और ज्यादा सवाल करने में न हिचकिचाएं अगर आप समझते हैं कि यह आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका रेपुटेशन दांव पर लगा है तो आप इसे यूं ही नहीं ले सकते। अभी तक हमने जो भी गलतियां देखी वो कमीशन की गलतियां थी, लेकिन यहां एक ऐसी गलती है जो ओमिशन की गलती मानी जा सकती है। 2017 में बफेट ने स्वीकार किया था कि उन्होंने Amazon.com को लंबे समय तक फॉलो किया था, लेकिन कभी भी इसमें इन्वेस्ट करने का विकल्प नहीं चुना। उन्हीं के अपने शब्दों में, I was too dumb to realize. I did not think he could succeed on the scale that he has. यानी उन्होंने कहा, मैं इतना ना समझ था, मैंने नहीं सोचा था कि जेफ बेजोस उस पैमाने पर सफल हो सकता है जो सफलता उनके पास है। निश्चित रूप से बफेट ने एक नहीं बल्कि 2 इंडस्ट्रीज अर्थात ई कॉमर्स में कंपनी के डोमिनेंस तथा Amazon वेब सर्विस के साथ क्लाउड में इसकी सफलता के मामले में Amazon के एक्विजिशन की पोटेंशियल को कम करके आंका था। जब बर्कशायर ने 2019 में Amazon के स्टॉक पर $1 बिलियन का दांव लगाया, यह फैसला बर्कशायर के एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर का था। हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि तब भी यह बफेट की मंजूरी की मोहर के साथ आया था। हमें यहां से जो सबक लेना चाहिए वो है कंपैटिबिलिटी तथा एवोल्यूशन। आइए इसे समझते हैं। बफेट का ट्रेडिशनल अप्रोच वैसे स्टॉक को खरीदने का नहीं है जो 80, 90 या 100 के रिच प्राइस अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करता है,
जो कि 2019 में Amazon की स्थिति थी। इसीलिए यही थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी का इशू बन जाता है। और जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये फैक्ट कि बफेट टेक कंपनीज की तरफ से आंखें मूंद लेते हैं जो उनकी कॉम्पिटेंस के सर्कल से बाहर है, तो यह समझ लेना मुश्किल नहीं है कि ओमिशन की गलती कितनी भारी पड़ सकती है। अब Amazon के मामले में ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी अरबों डॉलर्स की है, और इसलिए जहां कॉम्पिटेंस के सर्कल का होना अच्छा और महत्वपूर्ण है, उससे भी बेहतर है कि समय गुजरने के साथ उस सर्कल को इवॉल्व तथा एक्सपैंड किया जाए। बर्कशायर हैथवे पोर्टफोलियो किसी अल्फाबेट या गूगल स्टॉक को शामिल नहीं करता, और यही वो चीज है जिस पर वॉरेन बफेट गहरा अफसोस जताते हैं। गूगल ने बर्कशायर की स्वामित्व वाली सब्सिडरी के कारण सबसे पहले बफेट का ध्यान खींचा। गाइको ऑटो इंश्योरेंस स्पेस में है और कस्टमर एक्वायर करने के लिए गूगल के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पर काफी निर्भर करता है। नंबर्स में कंपनी गाइको एड पर प्रत्येक क्लिक पर लगभग $10 का भुगतान कर रही थी, जबकि गूगल की कॉस्ट ऑफ गुड्स शून्य थी, जिससे ये टेक वर्ल्ड की इस विशाल कंपनी के लिए हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस बना रही थी। बफेट स्वीकार करते हैं कि गूगल के एडवर्टाइजिंग बिजनेस के कस्टमर होने के कारण उन्हें लंबे समय तक कंपनी के बिजनेस तथा आउटलुक को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमारे विचार से एक बार फिर यह बफेट की सीमित टेक्निकल नॉलेज थी जिसने इस चूके हुए अवसर में योगदान दिया होगा। हालांकि इस मामले में अवसर बिल्कुल उनके सामने ही था। हालांकि ये एक आश्चर्य के रूप में सामने आ सकता है, वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग गलती उनकी सबसे पहले वाली गलतियों में से एक थी, जो 1962 में बर्कशायर हैथवे की खरीद थी। उस समय बर्कशायर हैथवे एक फेल्ड टेक्सटाइल बिजनेस था, लेकिन फिर भी ये सिगार बट बिजनेस की पहचान करने वाले बेंजामिन ग्राहम मॉडल के तहत क्वालिफाइड था। इस फेवरेबल फाइनेंशियल एवोल्यूशन की वजह से यंग वॉरेन बफेट ने कंपनी में दिलचस्पी दिखाई और उसने किश्तों में स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद 1964 में कंपनी के मालिक, जिसका नाम सी बरी स्टैंटन था, उन्होंने बफेट के शेयर्स को $11 तथा 50 सेंट में खरीदने की पेशकश की, जिस पर बफेट राजी हो गए। लेकिन जब बाद में ऑफर लेटर आया तो ऑफर प्राइस कम करके $11 तथा 32 सेंट लिखी हुई थी, जिससे बफेट नाराज हो गए और बर्कशायर हैथवे में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के लिए आगे बढ़ गए तथा स्टैंटन को कंपनी से निकाल दिया। इसलिए जहां बफेट ने अपना बदला ले तो लिया, लेकिन उन्हें एक विफल बिजनेस में बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ छोड़ दिया गया, जिसके लिए वो आज भी टिप्पणी करते हैं कि यह उनके द्वारा खरीदा गया सबसे कमजोर स्टॉक में से एक था। आखिरकार वो एक वंडरफुल कैपिटल एलोकेटर है। बफेट ने 20 अतिरिक्त वर्षों तक एक विफल टेक्सटाइल बिजनेस को ढोया और ये स्वीकार करते हैं कि अगर उन्होंने कैश फ्लो को इंश्योरेंस जैसे दूसरे बिजनेस में डाल दिया होता तो बर्कशायर आज की तुलना में दुगने आकार की होती। उनके कैलकुलेशन के अनुसार बर्कशायर हैथवे की बफेट की खरीद $200 बिलियन की एक गलती थी। और यहां हमारे लिए सबक यह है कि इमोशनल होना इन्वेस्टमेंट में सहायक नहीं होता, और जो वास्तव में मदद करता है वो है एक निष्पक्ष दिमाग और मजबूत तर्क। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत पर आ गए हैं। तथ्य यही है कि वॉरेन बफेट हम सभी की तरह ही एक इंसान है और उन्होंने गलतियां भी भरपूर की हैं। इस वीडियो में हमने उनकी 7 सबसे बड़ी गलतियों को चुना और उम्मीद है कि आपने इस प्रोसेस में कुछ नया सीखा है और अपनी खुद की फाइनेंशियल जर्नी में इन गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो जरूर उस लाइक बटन पर टैप करें, निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना न भूलें। समय निकालने के लिए आपको थैंक यू, तथा मैं अगले सप्ताह एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.